हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो है BPHE 102 कोर्स कोड के लिए, जिसका नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव। हम कर रहे हैं ब्लॉक नंबर 1, जिसका नाम है ऑसिलेशंस, एंड इसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने कितने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी हैं अभी तक। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अभी तक हम इतने वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, और हमने उसके साथ साथ पीरियोडिक मोशंस के बारे में भी डिस्कस किया है। लास्ट जो लोअर क्लासेस है उसमें हमने पीरियोडिक मोशंस के लिए भी पढ़ा है। लेकिन अभी न्यू टाइप ऑफ मोशन यहाँ पे आती है, दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये मोशन, दिस मोशन इज रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन अभी क्या होती है, हम सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। पीरियोडिक मोशन का मतलब, पीरियड का मतलब है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल। कोई भी मोशन जब एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इफ अ बॉडीज मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट अगर देख लीजिए, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा धड़कता है दिल, मतलब क्या है, बार बार बीटिंग होती है, इसका मतलब ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। मोशन ऑफ अर्थ एक बार अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, उसके बाद दोबारा से वो शुरू करती है उसी पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, वही अगर कोई भी बॉडी पीरियोडिक मोशन में है, मतलब जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर बॉडी में ऐसा नेचर है और वो टू एंड फ्रो मोशन में भी मूव करती है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन तो है ही है, उसके साथ साथ टू एंड फ्रो मोशन भी हो, मतलब कि बैक एंड फोर्थ मोशन भी हो एक पर्टिकुलर पोजीशन से। कोई सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पोजीशन है, उसकी ए पोजीशन है, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को वहां पे आके रिपीट भी कर रहा है, मतलब वही उसी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो टू एंड फ्रो मोशन भी करेगा। इसका मतलब उस मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। अब हम जब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, तो हम क्या बात करते हैं कि उस जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑसिलेटरी मोशन में है तो वो वेव लाइक मोशन करेगा, वेव लाइक मोशन। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमने अभी तक क्या समझा है कि जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें पीरियोडिक मोशन का नेचर तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो टू एंड फ्रो मोशन में भी मूव करेगी, मतलब कि वाइब्रेटरी मोशन भी उसमें इंक्लूड होगा। ये तो अगर दो नेचर होंगे तो उसको बोलते हैं कि बॉडी है, मोशन में है, लेकिन कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। फॉर एग्जाम्पल बॉब ऑफ पेंडुलम, सपोज कीजिए एक बॉब है और उससे हमने एक पेंडुलम लटकाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे इस तरफ और इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस तरफ जाता है, राइट साइड जाता है, तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज टू मोशन एंड दिस इज फ्रो मोशन। उसके बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन आएगा, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं पिस्टन ऑफ इंजन, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ गिटार। गिटार जो होता है, अपना जो वायर होती है उसकी, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे ऐसे वो मूव करता है। एटम्स इन सॉलिड, सॉलिड में एटम में की भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। ऑसिलेटरी मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब ऑसिलेटरी मोशंस को अगर समझना हो तो उसके लिए हम कौन से टर्म्स यूज करते हैं, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर मास है, कोई बॉडी है, अगर स्प्रिंग के साथ लटकाई जाएगी, ऐड की जाएगी, उसमें कौन सी मोशन होगी, वेव लाइक मोशन होगी, और उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो उसमें कैसा फोर्स होगा। अगर वो वर्टिकल उसको सस्पेंड किया गया है किसी भी बॉडी को विद द स्ट्रिंग, तो उसका मोशन कैसा होगा, उसकी ऑसिलेशंस कैसी होंगी, उसका नेचर क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन तो हमें पता है क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है।
मोस्ट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैव मोर देन वन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस रेजोनेंट अब अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मोर देन वन हो तो दीज आर यूज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेटरी मोशन में उसको यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। उनकी हार्मोनिक मोशन होती है अगर उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी हो और मोर देन वन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो उस टाइम उसको बोलते हैं हार्मोनिक। ठीक है, तो अगर ये हार्मोनिक है तो हार्मोनिक मोशन समझ में आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है, कोई लीस्ट वैल्यू हो, अगर x इज इक्वल टू 1 अगर पोजीशन हो तो इस लीस्ट वैल्यू के लिए जो मोशन होगी हार्मोनिक मोशन होगी उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब ये बात याद रखिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज़ जस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब ये आप याद रखिएगा कि जो ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप होती है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन टर्म यूज करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ मोशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है ऑसिलेट कर रही है इन एग्जीक्यूटिंग, अगर उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उस ऑसिलेटर को क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग मास सिस्टम। अभी ये एग्जाम्पल क्या है स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको हम थोरली पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, है ऑसिलेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें मास को स्प्रिंग के साथ जोड़ा जाएगा और उसमें जो नेचर होगा, जो ऑसिलेशंस होंगे उसको हम पढ़ेंगे। सपोज कीजिए एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसे जोड़ा गया है स्प्रिंग के साथ। अब ये जो ब्लॉक है उसका मास m है, उसको जोड़ा गया है जब स्प्रिंग के साथ, उसका जो एक पॉइंट है वो एक रिजिड पॉइंट से उसको जोड़ा गया है। S इज द सपोर्ट, जो रिजिड सपोर्ट है उसको उसके साथ जोड़ा गया। दूसरा जो एंड है उसे जोड़ा गया है ब्लॉक के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस पे, अभी इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है, अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हॉरिजॉन्टली है, अलोंग एक्स एक्सिस में है। अलोंग एक्स एक्सिस में है इसलिए हम इसके जो वर्टिसेस यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, एक्स। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पड़ी है, रेस्ट पोजीशन पे है। जब ब्लॉक रेस्ट पे है इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 है और स्प्रिंग में कोई हलचल नहीं है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि जो ब्लॉक है उसे स्ट्रेच किया गया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ब्लॉक है उसे स्ट्रेच कर रहे हैं। देखिए ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हुआ है और देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ पड़ा है। आपको जब डायग्राम को ड्रॉ करना है इस बात का ध्यान रखना है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब स्प्रिंग पड़ा है। जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। और देखिए इसको जब जो स्ट्रेच करके उसके बाद उसको रिलीज करना है। देखिए जब इसको स्ट्रेच करेंगे, ये है स्ट्रेचिंग मोशन की डायग्राम। जब स्ट्रेच करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन इज x इज इक्वल टू 0। तो जब ये इसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x, कोई भी x वैल्यू हो जाएगी जो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी x। अब हम क्या करेंगे, अब इसको स्ट्रेच करने के बाद तो रिलीज कर दिया गया, जब रिलीज करेंगे तो देखिए इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, x हो जाएगी लेकिन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब सबसे पहले वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है, उसे स्ट्रेच किया गया, उसके बाद स्ट्रेच होके वो उसको जब रिलीज किया गया, देखिए वो बैक एंड फोर्थ मोशन में वो मूव कर रहा है और उसकी जो बाद में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर हमने ये देखा है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अब जब इसको स्ट्रेच किया गया है उसके बाद बैक फोर्थ मोशन में आके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। हमने पढ़ा कोई भी बॉडी अगर पीरियोडिक मोशन में है और वो अपनी टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन में भी मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इट इज एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन।
or it is executing the body, if the body is in is a spring mass system and it is in simple harmonic motion, that it means if we can say that the system execute oscillatory motion. अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑसिलेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशंस कैसे होती हैं, लेकिन नेचर उसका कैसा होगा। नेचर में अगर बात करें, क्योंकि हमने जो ब्लॉक को स्ट्रेच किया गया था, स्ट्रेच करने के बाद जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। वो कैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, उसमें कुछ ऐसा फोर्स स्टोर हो गया है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्प्रिंग है इट इज़ इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रेच करते हैं और वो बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब जो स्प्रिंग है वो इलास्टिक है। अब फोर्स एफ एक्ट विच टेंड टू ब्रिंग द मास बैक टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, सच फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स किसमें एग्जर्ट हो गया, स्प्रिंग में, जो कोशिश करेगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग कोशिश करेगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि स्टोर होता है इन द स्प्रिंग। अब डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन में हमने क्या देखा, जो स्ट्रेच करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, यहाँ पे जब स्ट्रेच किया गया था, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड। बट अब इसमें क्या है, ये अब स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गया है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स जब स्टोर हो गया तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे इसकी कंप्रेशन हो गई है। कंप्रेशन किस अकॉर्डिंग हुई है, किस एक्सिस के अकॉर्डिंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और रिस्टोरिंग जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब तक हमने पढ़ा है नेचर। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स को। अब जब हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं तो कौन से लॉ की बात करेंगे, हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि इफ एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज स्मॉल, अगर एक्सटेंशन स्मॉल है देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड जो रिस्टोरिंग फोर्स का होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम है तो जितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स रिस्टोर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी स्प्रिंग की एक्सटेंशन है। मतलब जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट K लगाएंगे। अब ये K क्या है, इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, दोनों इसके नाम है। कई बार इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है, कई बार फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब ये किसके लिए यूज होता है, इट इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स किस में स्टोर होता है, स्प्रिंग में। तब ये क्या मेजर करेगा कि जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ्ड है, तो कितनी उसकी स्टिफनेस है, उससे अगर उसकी मेजरमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है या कम है। नेगेटिव आप समझ सकते हैं, समझ लिया है कि नेगेटिव क्या है साइन, नेगेटिव साइन शो करता है रिस्टोरिंग फोर्स अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है और जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होता है, एक्ट करता है इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब फोर्स कांस्टेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बात करी कि ये इट इज़ द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, लाइक डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी क्या है जो उसमें यूज़ कर रहे हैं। जो कि ब्लॉक है, अगर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या है, उसका बल्क मॉडुलस क्या है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कैसे डिपेंड करती है। सपोज कीजिए एक स्प्रिंग है, उसको हमने कट करके 2 पीसेस में हमने उसको कट कर लिया है। एक पीस बड़ा है, एक पीस छोटा। बड़ा छोटा मतलब एक पीस जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, दूसरी जो पीस है स्प्रिंग, पीस ऑफ स्प्रिंग, उसकी लेंथ कम है। जिसकी ज़्यादा लेंथ है उसको मैंने L के साथ लिखा, जिसकी लेंथ कम है उसको L डैश के साथ, मतलब L इज ग्रेटर देन L डैश।
अब अगर लेंथ ज़्यादा है, जिसमें लेंथ ज़्यादा है उसमें स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेशन भी ज़्यादा होगी। इट इज़ ऑब्वियस कि जितना ज़्यादा लंबा स्प्रिंग होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, अगर उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतनी ही ज़्यादा कंप्रेशन होगी। लेकिन अगर उसके कंपैरेटिव, इस लेंथ के कंपैरेटिव अगर दूसरी लेंथ कम है तो उसमें स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन भी कम होगी। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे अगर के एक्स की हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे। एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, F अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, मीटर ऊपर चला गया, क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसकी जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं, हमने बात करी है मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इट इज प्रोड्यूस्ड इन मास ऑफ ब्लॉक m, क्यों, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। अब जब रीस्टोरिंग फोर्स की बात करी गई है और वो फोर्स डिपेंड भी करता है मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज m, तब उसमें क्या, कौन सा लॉ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हमने AC लिख दिया है। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी हमें पता है, क्योंकि ये तो है अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए सी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के अपॉन एम एक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। आप यहाँ इस टर्म को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाना है, न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स लगाना है, दोनों में से हमने एक्सेलरेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके बुक में क्वेश्चन है, सपोज दैट अ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पीसेस। स्प्रिंग को 2 पीसेस में कट किया गया है, एक पीस ए है, दूसरा पीस बी है। जो लेंथ ए इज 1/3 है, टोटल लेंथ का 1/3 पार्ट है, और बी इज 2/3 पार्ट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। अब क्वेश्चन है, इफ इक्वल फोर्सेस अप्लाई टू ए एंड बी, दोनों में फोर्सेस इक्वल अप्लाई किए गए हैं, तो एक्सटेंशन क्या इक्वल होगी या कम ज्यादा होगी? क्योंकि हमने क्या बात करी थी, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होती है। इसका मतलब अब दोनों में लेंथ किसकी ज्यादा है, इसमें दोनों में बी की लेंथ ज्यादा है। अगर बी की लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग भी इसमें ज्यादा होगी। अब हम लेंथ की बात करें या फिर नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों की एक ही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स या फिर लेंथ ऑफ ए इज लेस देन बी, इसका मतलब एक्सटेंशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, अगर एक्सटेंशन सेम नहीं है तो किसकी ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है? स्ट्रेचिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा है। लेंथ किसकी ज्यादा है, बी की, तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग भी उसकी ज्यादा है। नेक्स्ट इज विच स्प्रिंग विल हैव हाई वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स। लेकिन ये F की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना कम फोर्स कांस्टेंट। इन दोनों में से अब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ किसकी ज्यादा है, B की, लेंथ B की ज्यादा है। अगर B की लेंथ ज्यादा है तो इसका भी फोर्स कांस्टेंट कम होगा। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट किसका कम है, B का फोर्स कांस्टेंट कम होगा एज कंपेयर टू A। क्यों, क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट इज B, सपोज स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया, कितना, डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। व्हेन अ फोर्स, कितना फोर्स लगाया था, 2 न्यूटन फोर्स लगाने पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट, मतलब हमें K फाइंड करना है। उसके बाद इफ अ फोर्स, अब अभी उस पर अगर फोर्स लगाया गया 2.5 न्यूटन, देन उसका हमें कंप्रेशन फाइंड करना है, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें फोर्स 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है F अपॉन एक्स। हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद दिस इज 10⁻², जो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो 2 इज मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 200/5। तो हमने इसको कैंसिल आउट करा, आंसर आ गया 40। यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर इनवर्स। अभी नेक्स्ट उसका अगला पार्ट क्या था कि अगर फोर्स अब 2 न्यूटन की बजाय 2/5 न्यूटन, मतलब फोर्स को इंक्रीज कर दिया गया।
अब हमें कंप्रेशन फाइंड करना है। कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ब्लॉक कंप्रेशन हो गया या कंप्रेशन हुआ या फिर स्ट्रेचिंग हुआ, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नई डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स डैश। अब नया फोर्स क्या है, मैंने इसको लिख दिया एफ डैश के साथ, नई डिस्प्लेसमेंट लिख दी एक्स डैश के साथ। कांस्टेंट ये तो सेम रहेगा, इस कांस्टेंट वैल्यू सेम है क्योंकि वही स्प्रिंग है तो वही मास है, लेकिन फोर्स चेंज किया गया। अब फोर्स की वैल्यू पुट करी, के कांस्टेंट हमने निकाला था, दोनों को हमने सॉल्व करा। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिस इज वर्टिकली अलाइन स्प्रिंग मास। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करी थी। अब अगर स्प्रिंग को वर्टिकली रखा गया है, उसके साथ एक मास अटैच किया गया है, तो उसमें मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कैसी होगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द स्प्रिंग, this is one end of spring is supported by S support with rigid support and other end is free and this is the equilibrium position x is equals to 0 and we are stretching the block with mass m along positive x axis। अभी तक हमने मास नहीं लगाया, अब हमने मास लगा दिया है, मास m ब्लॉक विद मास m। अब हम यहाँ पे देखिए, जब मास लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। कितनी चेंज होगी, सपोज कीजिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब डिस्प्लेसमेंट x की बजाय एक्स नॉट हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और फोर्स अटैच हो जाएगा। दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू द वेट। तो डाउनवर्ड वेट की बात करें या फिर फोर्स की बात करें, डाउनवर्ड वेट इज इक्वल्स टू एम जी, मास ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अब इस कंडीशन में जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा, जितना फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स लगेगा बाय द स्प्रिंग, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा ताकि ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इट इज acted downward, it is just equal to the force, restoring force acting in the spring toward, that's why the block would remain in its equilibrium position। तो it means क्या होगा, equilibrium condition में बात करें तो equilibrium में इसका force क्या हो जाएगा, this is force plus mg, restoring force plus मास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि इस टाइम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना है। दैट इज वाई हमने क्या लिखा, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। लेकिन हम x की बजाय इसको क्या लिखेंगे, x नॉट, क्योंकि इस टाइम इसकी जो स्ट्रेच करने के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है वो x नॉट है, इसका मतलब यहाँ पे हम x नॉट लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, mg माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा, mg माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे इस टर्म को, नेगेटिव साइड को इस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड, तो क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। पहले तो हमने जो स्प्रिंग है उसको एक्स नॉट तक डिस्प्लेसमेंट करा। अगर हम इस पे और वेट लगा दें और इसको हम स्ट्रेच करें, वेट मतलब और स्ट्रेच करें, कहाँ तक स्ट्रेच करें, अप टू द डिस्प्लेसमेंट x1। मतलब सबसे पहले जब मास नहीं लगा था, स्प्रिंग फ्री था, तो उस टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट x थी, x इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम, एंड हमने उस पर फोर्स लगाया अप टू डिस्प्लेसमेंट उसकी गई एक्स नॉट। अब और फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट x1 तक जा रही है, x1 तक है तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स तो लग ही रहा है mg। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो मास है डाउनवर्ड x इज इक्वल टू x1 है, अब रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो अपवर्ड जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स के x1, इस टाइम के x1 होगी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये भी हमें पता है। अब टोटल फोर्स की अगर बात करें, हम यहाँ पे टोटल फोर्स की बात करें, दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अभी तक हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था के एक्स1,
और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स एफ डैश, सपोज कीजिए मैंने एफ डैश लिखा है, दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स अभी तक हमने जो लगाया है माइनस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आप डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए टोटल जो है यहाँ पे फोर्स x1 लगा है, दिस इज x1 डिस्प्लेसमेंट हुई है, x1 है। अब हमने इसमें पहले चेंज करा था x0, अगर हम x1 और माइनस x0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x ही बचेगा। देखिए इसको आप इजीली अब और समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें पता है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नोट। अब यहाँ में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, जिससे हमें क्या मिलेगा, के एक्स वन माइनस के एक्स नोट। अब ये क्या है, के एक्स वन माइनस के एक्स नोट, इसका मतलब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था माइनस जब उसकी पहले स्ट्रेचिंग हुई थी, अगर उसका सब्सट्रैक्शन लेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे के कांस्टेंट है तो हमने, और के कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, इसको लिख दिया के एक्स वन माइनस एक्स नोट। अब हम देखेंगे एक्स वन माइनस एक्स नोट क्या होता है, दिस इज एक्स वन, पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ पे x1 है और ये है x0। अगर x1 माइनस x0 करेंगे तो क्या बचेगा, दिस टर्म, तो दिस इज x। तो हम इसमें x1 माइनस x0 को क्या लिख सकते हैं, x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, f इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अब जो f डैश था वो क्या था, फोर्स दैट स्प्रिंग एक्सर्ट्स ऑन द मास आफ्टर इट इज रिलीज्ड। अब ये नेट फोर्स क्या था, जब उसको स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा और उसके बाद वो क्या करा, रिलीज हो गया। रिलीज करेगा तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, किस तरफ जाएगा वो, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसमें अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस के, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस रिजल्ट से हमें क्या क्या पता चला, क्या कंक्लूजन मिला, नेट फोर्स ऑन द मास एग्जीक्यूटिंग वर्टिकल ऑसिलेशन हैज सेम फॉर्म, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब चाहे हम हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, सिंपल मतलब हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, या फिर वर्टिकल मोशन की बात करें, restoring force would remain same. Oscillatory motion of a vertical aligned spring mass system में simple harmonic, ये भी हमने पता कर लिया, and force due to gravity does not affect its nature of oscillation। मतलब force due to gravity act करती है in the vertically aligned spring mass system, but उसका effect नहीं पड़ता जब हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो रिजल्ट अगर हम देखें, इस रिजल्ट से हमें पता चला इसमें कोई भी mg टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, उसके बाद हमने देखा कि उसमें ऑसिलेशंस का नेचर क्या है। लेकिन अब हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, तो हमें क्या चाहिए, मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, जिससे हम उसको आगे फर्दर स्टडी कर सकें। उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो एजम्पशन है हम वही लेंगे, वही स्प्रिंग मास सिस्टम बिल्कुल वैसा ही लेंगे, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो एक्स ही लेंगे, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स ही लिया जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन हमने पता किया है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम कीजिए, क्या आएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो मोशन ऑसिलेटरी मोशन बात करी है वो 1D बात करी है, 1 डायमेंशन के लिए, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया, d ऑफ dt, और v की वैल्यू क्या थी, dx अपॉन dt। तो इसका आंसर क्या आ गया, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज, इसको इस वैल्यू को हम a जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हम उसे अबव इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जहाँ पे a लिखा है वहां पे हमने इसकी वैल्यू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिख दिया, बाकी टर्म सेम लिखी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डबल डेरिवेटिव के साथ जो कांस्टेंट टर्म, जो भी टर्म होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको हमें यहाँ पे ओमिट करना होता है। ओमिट कैसे करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे m के साथ, होल इक्वेशन को अब हम डिवाइड करेंगे m वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, dx
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. यूनिट की बात करें, यूनिट जो है यहाँ पे इसकी तो बात नहीं की जाएगी. यहाँ पे देखिए के अपॉन एम है. के के लिए फोर्स कांस्टेंट के लिए वैल्यू यूनिट हमने पढ़ी हुई है. दिस इज न्यूटन मीटर इनवर्स. मास डिनोमिनेटर में है तो इसका मास क्या हो, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम इनवर्स. बट न्यूटन की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वैल्यू हम, ये यूनिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास यूनिट आती है वो क्या है, सेकेंड्स पर सेकंड स्क्वायर. के अपॉन एम हैज यूनिट पर सेकंड स्क्वायर. अब ये किसकी यूनिट होती है, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है. इसका मतलब जो के अपॉन एम है कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है. तो हम अगर ये फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में इसका रिलेशन इंक्लूड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, के अपॉन एम को रिप्लेस करेंगे बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि ओमेगा अगर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है -1, मतलब s -1 मतलब सेकेंड इनवर्स. अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ओमेगा नॉट स्क्वायर होना चाहिए. इसका मतलब के अपॉन एम को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आप इजीली यूनिट की वजह से, इस यूनिट की वजह से इसको रिप्लेस किया गया यूनिट ओमेगा नॉट स्क्वायर के साथ. एंड दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा नॉट को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा नॉट की जो यूनिट है क्या है, सेकेंड इनवर्स. तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की क्या होगी, पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम जो इक्वेशन नंबर 4 है वहां पे के अपॉन एम की जगह एक नया टर्म इंक्लूड करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर, जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है, के अपॉन एम अंडर रूट. तो दिस इक्वेशन इज फाइनली नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली. अब हमें उसका चाहिए सोल्यूशन. सोल्यूशन के लिए हम वही रिजल्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका जनरल सोल्यूशन लेंगे. दिस इज द जनरल इक्वेशन. अब यहाँ पे हम इस सभी टर्म्स के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे. हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2dx अपॉन dt. अब ये क्यों करेंगे आपको बाद में समझ आएगा. 2dx अपॉन dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2x dx अपॉन dt, तो यहाँ पे भी 2x dx अपॉन dt के साथ. यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब हम इसकी वैल्यूज सॉल्व करेंगे. यहाँ पे d अपॉन डी बाई डी टी ऑफ dx अपॉन dt स्क्वायर, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी 2, ये आ जाएगा एज इट इज dx अपॉन dt. उसके बाद इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन मतलब d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt. 2 इज एज इट इज, dx अपॉन dt एज इट इज. तो इसको कैसे लिखेंगे, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर. तो इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकूं. ठीक है. अब हमें पता है यहाँ पे 2x अपॉन डी टी, dx अपॉन 2x dx अपॉन dt है. अब ये वैल्यू कब आती है, जब डिफ्रेंशिएशन किया जाता है x स्क्वायर का, क्योंकि जब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2x dx अपॉन dt. अब इन वैल्यूज का जो ये टर्म है, इन टर्म्स के लिए जो ये वैल्यूज दी गई हैं वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. तो हमने यहाँ पे 2 में पुट कर दी, d अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर d अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे d अपॉन डी टी टर्म कॉमन है, हमने कॉमन निकाल दी, बाकी वैल्यू एज इट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अब हमें d अपॉन डी टी ये टर्म खत्म करनी है. खत्म कैसे करेंगे, जब हम इंटेग्रेट करेंगे. तो इंटेग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, इंटेग्रेट किया, ये टर्म खत्म होगी यहाँ पे, तो इक्वल टू 0. dx अपॉन dt यहाँ पे क्या होता है, dx अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज वेलोसिटी. तो इस टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमने इंटेग्रेट करा. इंटेग्रेट करने के बाद हम कांस्टेंट c लगाते हैं. लेकिन अभी हमें चाहिए सोल्यूशन, तो हमें सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करना होगा. कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कुछ लिमिट्स पुट करनी होगी. अगर x जो है डिस्प्लेसमेंट प्लस a है, मैक्सिमम इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a है, मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव प्लस a अपॉन लॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, तो डिस्प्ले जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब चेंज नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम. एंड यहाँ पे अगर
माइनस वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस ए लिया जाए, मिनिमम वैल्यू, उस टाइम भी वेलोसिटी जीरो रहेगी। इसका मतलब अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे लास्ट इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे जो v है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, v नॉट स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू c। हमने c वैल्यू निकाली, वो हमने c में वैल्यू में पुट करेंगे। यहाँ पे v वैल्यू फाइंड करेंगे, v वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब v क्या है, dx अपॉन dt। इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। यहाँ पे हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ओमेगा नॉट के साथ हम dt ले गए और इस टर्म में क्या करा, x, मतलब x टर्म एक साइड ले गए, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड ले गए। तो उसके दिस इक्वेशन नंबर 6। अब हमें पता है, अगर हमें इसका इंटीग्रेट करना हो, कैलकुलस हमें पढ़ा है, मैथ में कैलकुलस पढ़ा है, उसमें रिजल्ट्स पढ़े हैं कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, उसका इंटीग्रेट करना हो तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एनी कांस्टेंट। ऐसे ही ये प्लस वैल्यू के लिए है, लेकिन माइनस वैल्यू के लिए भी हमें फाइंड करना, अगर माइनस वैल्यू हो तो उसको साइन की बजाय क्या आ जाता है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। ये हम प्लस 2 में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेट है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, ओमेगा नॉट टी, ये तो ओमेगा नॉट टी हमने इंटीग्रेट करना है। अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। डी टी का क्या बन जाएगा, टी। तो यहाँ पे लिख दिया ओमेगा नॉट टी। कांस्टेंट करना है क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट लिखता है। सपोज दिस इज कांस्टेंट 5 एंड इसका कांस्टेंट करेंगे, अगर प्लस का कांस्टेंट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। माइनस टर्म का इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7, जहां फाई क्या है, एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर यहाँ 7 जो है, इससे हमें क्या मिल रहा है, ये जो साइन इनवर्स है अगर इस तरफ लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, साइन लिख दिया। यहाँ पे x क्या आ जाएगा, a टर्म को इस साइड ले जाइए क्योंकि हमें x चाहिए, तो x क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। यही सिमिलरली हम निकालेंगे कॉस के लिए। कॉस इस तरफ चला जाएगा, कॉस इनवर्स इस तरफ चला गया तो कॉस बन गया। a को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं, ये सोल्यूशन है, हम रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। अब ये जो है रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन एंड कोसाइन वैल्यूज इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज साइनोसॉइडल। हम बोल सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो साइनोसॉइडल है, मतलब उसमें साइन एंड कोसाइन दोनों वैल्यूज इंक्लूड हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन के लिए भी कोसाइन के लिए भी, हम यहाँ पे ले रहे हैं फाई इज इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंस, फेस डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब फेस डिफरेंस इज 0, कोई फेस डिफरेंस नहीं है। अब जो साइन ग्राफ है, दिस इज साइन ग्राफ। अब साइन के लिए यहाँ पे जब टाइम t 0 है, टाइम t 0 है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, x इज इक्वल टू भी 0 रहेगा। दिस इज वैल्यू a वेयर द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने स्प्रिंग को, अब इस जो ये ग्राफ है उसको रिलेट कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हॉरिजॉन्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन थी या फिर वर्टिकल, दोनों के लिए आप इसको रिलेट कीजिए। यहाँ पे क्या है, जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया है, जो ब्लॉक है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, टाइम t 0 में x इज इक्वल टू z है, x इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इज पोजीशन a। अब हमने स्प्रिंग को क्या करा, स्ट्रेच करने की कोशिश की, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम पास होगा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है एट पॉइंट पी बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू फॉर एम्पलीट्यूड, दिस इज पॉइंट बी। उसके बाद क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो अपनी उसमें कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा। देखिए ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, सी।
फ्रॉम बी पॉइंट टू सी पॉइंट। अभी क्या है कि जो ब्लॉक है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये बी टू सी क्या दिखाया गया है कि जो ब्लॉक है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अब उसके बाद कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन कहाँ होगी? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फ्रॉम सी टू डी। ये डी क्या है? जो मैक्सिमम कंप्रेशन है, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगी? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यहाँ पे ये पॉइंट आ गया डी। उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम डी टू ई। दिस इज इंक्रीज। फर्दर इंक्रीज क्या है कि वो जो ब्लॉक है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद ये अपने आप को, ये जो मोशन है वो रिपीट करेगा विथ एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल। ये बाद में रिपीट होता जाएगा। मतलब ये जो फ्रॉम ए टू ई ये जो मोशन थी वो क्या थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बाद में क्या हो जाएगी? रिपीट होती जाएगी। लेकिन अगर हम कोसाइन के लिए देखें, कोसाइन में अगर टाइम टी जीरो स्टार्ट करेंगे टाइम टी जीरो, इक्विलिब्रियम पोजीशन जब टाइम टी जीरो है तो कॉस, अगर कॉस यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखेंगे टाइम टी जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो क्या हो जाएगा? फेस भी जीरो है, कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो 1 है तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। उसके बाद क्या है? जो स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो कोसाइन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन ड्यू टू द कोसाइन जो ग्राफ यहाँ पे ग्राफ में क्या आ जाएगा? डिक्रीज आएगा, बिल्कुल अपोजिट। उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? जो ब्लॉक है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्दर कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन होने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ तक जो ये पॉइंट है वहां तक क्या आ जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद ये जो मोशन है वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट करता है। तो ये इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो हमने अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वही पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किए हैं। आप यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटर। जो मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, उसके लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स क्या वैल्यू थी एक्स के लिए? एक्स के लिए वैल्यू थी हमारे पास यहाँ थे ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। क्योंकि हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू है ओमेगा नॉट ये बाहर आ जाएगी, ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो ए ओमेगा नॉट है दिस इज नोन एज मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों मैक्सिमम वेलोसिटी? क्योंकि जो ये वैल्यू है कॉस जीरो के लिए, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो उसके बाद ये क्या बचेगा? ए ओमेगा नॉट ही हमारे पास लेफ्ट टर्म होती है। तो दिस इज नोन एज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम कब आएगी? जब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब +1 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वी। स्क्वायर करा, पूरी टर्म स्क्वायर हो गई। एंड कॉस स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इस टर्म को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि जो ये टर्म है दिस इज एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक्स क्या थी? ए ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एज इट इज एंड दिस इज ए स्क्वायर एज इट इज माइनस दिस इज होल इज एक्स स्क्वायर। अभी स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट आ जाएगा ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हमें पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का फेज डिफरेंस क्या होता है? 90 डिग्री। π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? π+2 थीटा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया v इज इक्वल टू ए ओमेगा नॉट साइन π/2 प्लस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन बाय यूजिंग वेलोसिटी टर्म। वेलोसिटी हमें क्या पता है? दिस इज ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे v वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद दिस इज द एक्सेलरेशन। हमें पता है कि जो साइन
पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो हम माइनस साइन को कन्वर्ट पॉजिटिव करने के लिए, जब माइनस साइन को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पाई प्लस थीटा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एंड ये वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा नॉट एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। क्यों ये वैल्यू ऐसे क्यों ली गई है, क्योंकि एक्स वैल्यू क्या है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज फेज ऑफ एन ऑसिलेटर। फेज हमें पता करना है, लेकिन हम उसके लिए कंसीडर क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि स्प्रिंग मास सिस्टम अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकली हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग है जो ब्लॉक के साथ अटैच्ड है विद मास m, उसकी ओरिजिनल पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0 है। जब इस पे ये मास लगा है तो ये ऑसिलेशन मोशन में आएगा, ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये पॉइंट Q के थ्रू पास होगा। Q के थ्रू पास होगा तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू, जब ये स्ट्रेच होगा डाउनवर्ड इसकी मोशन आएगी तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी प्लस a, और उसकी मिनिमम वैल्यू जब ये ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ तक आएगा तो क्या आ जाएगी 0। इसके लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से 0 पॉइंट से Q पॉइंट तक और Q पॉइंट से A पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। कैसे? क्योंकि जब A पॉइंट से Q पॉइंट तक आएगा तब ये A पॉइंट 0 से Q तक, Q से 0 तक, मतलब डायरेक्ट अगर हम बोलें इन अदर वर्ड्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू प्लस a तक आएगा तो ये डाउनवर्ड मोशन होगी। लेकिन जब ये ओरिजिनल पोजीशन में आएगा फ्रॉम x इज इक्वल टू प्लस a टू x इज इक्वल टू 0 तो अपवर्ड मोशन होगी। तो मतलब डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डायरेक्शन तो सेम नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब हमें रिजल्ट में क्या पता चल रहा है कि दिस स्टेट ऑफ मोशन विद मास m इट इज डिफरेंट एट 2 इंस्टेंट, मतलब 2 इंस्टेंट में ये जो स्टेट ऑफ मोशन है वो भी डिफरेंट होती है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो ऑसिलेशन हो रही है इट इज पासिस थ्रू पॉइंट Q एट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंस्टेंट मतलब टाइम डिफरेंट टाइम, कौन कौन से, एक टाइम t1 एक टाइम t2। t टाइम पे वो कहाँ पे होगा, t1 पे वो ओरिजिनल पोजीशन पे होगा, t2 पे वो x इज इक्वल टू a पोजीशन पे होगा। लेकिन इसके लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या सेम कैसे रहेंगे, क्योंकि 0 से a तक अगर आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम रहेगी। इसका मतलब जो स्टेट ऑफ मोशन है ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटर आर द सेम, ठीक है। अगर 2 इंस्टेंट की बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ मास m वो डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर ऑसिलेशन हो रही है विद 2 इंस्टेंट मतलब t1 एंड t2 पे तो उसकी जो स्टेट्स ऑफ मोशन होगी वो सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं फेज। यहाँ से हम समझेंगे कि फेज क्या है। डेफिनेशन अगर देखें, इफ द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन बता देती आपको ये समझ नहीं आता कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है। If the state of motion of an oscillator is identical at any 2 instants, 2 instant मतलब टाइम t1 एंड टाइम t2, दोनों में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करी थी हमने, स्टेट ऑफ मोशन सेम थी। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सेड टू बी इन द सेम फेस, इसका मतलब उनका सेम फेस है। 2 स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर, अगर ऑसिलेटर की दोनों अगर स्टेट ऑफ मोशन सेम होती है, अगर वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में एक्ट करता है, ऑसिलेट करता है, तो उसको बोलते हैं कि ये सेम फेज में है। अब हम फेज की बात तो हमने कर ली, फेज ऑफ ऑसिलेटर। इसके लिए हम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम इंटरवल इन 2 such consecutive instants when the phase of oscillator is same, then the time period it is known as time period of oscillation। मतलब जब टाइम क्या होगा t1 एंड t2 होगा, अगर t1 t2 अगर सेम बोल रहे हैं इसका मतलब फेज सेम है, उस टाइम जो टाइम होगा क्या, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, x डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ t जब टाइम t1 था, उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव इंस्टेंट क्या है
टी प्लस टाइम कैपिटल टी, ठीक है। ये मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लिखा एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि कह रहे हैं कि जो फेज है वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस भी सेम होंगी, दोनों स्टेट ऑफ मोशन भी सेम होंगी, इसीलिए हमने इन दोनों को हमने इक्वल करके लिखा। इसका मतलब एक्स टी इज सेम एज दैट ऑफ एक्स टी प्लस टी एट टाइम टी एंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम ऑफ इंटरवल। अब बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। सेम टर्म वेलोसिटी के लिए भी होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है तो टाइम वेलोसिटी के लिए भी सेम होगी। अब अगर बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अगर हम इसको यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे अभी, क्योंकि एक्स इज फंक्शन ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी प्लस कैपिटल टी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 ओमेगा नॉट कैपिटल टी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको हम, क्योंकि ये एंगुलर पार्ट है, इसको हम एंगुलर पार्ट से रिप्लेस कर देंगे, दिस इज थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, जहाँ पे क्या ये इट इज नोन एज साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस ओमेगा नॉट टी क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस ओमेगा नॉट टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, साइन भी होती है, कॉस की फॉर्म में भी होती है, तो कॉस फॉर्म क्या चेंज हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस ओमेगा नॉट थीटा। ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट थीटा को लिख दिया, ओमेगा नॉट टी प्लस 5 को लिख दिया थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस ओमेगा नॉट टी। ए कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज साइन और कॉस के लिए आ गई। अब हमें पता है कि साइन और कोसाइन में डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई का डिफरेंस होता है। तो अगर हम क्या लिखेंगे, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अगर 2 पाई प्लस थीटा एंगुलर पार्ट है तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस ओमेगा नॉट टी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या इसका क्या मतलब है कि बोथ द पीरियोडिक कंडीशन विल होल्ड, मतलब हम चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट विद साइन एंड कोसाइन सेम हो, तो उसके लिए हमें फेज डिफरेंस क्या करना होगा, हमें 2 पाई फेज डिफरेंस लाना होगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो, तो साइन थीटा तो सेम ही रहेगा, लेकिन कॉस के लिए अगर चेंज करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस को क्या लिखेंगे, साइन 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे हमने कॉस को लिखा है साइन 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या है, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का फेज डिफरेंस है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब 1 बाय टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओमेगा नॉट टर्म क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इट इज, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी वर्ड आता है वो क्या होता है, नंबर विद इन द पर सेकेंड, नंबर इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अब फेस ऑफ ऑसिलेटर क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस 5, इतना फेस यह है हमें रिजल्ट में मिला है। आपकी बुक में क्वेश्चन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है जिसके लिए हमें इक्वेशन दी गई है, हमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हमें गिवन इक्वेशन क्या है हमने लिख ली, लेकिन हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन होती है, हम इसको कंपेयर करेंगे, जहाँ पे ए वैल्यू हमने पता कर ली है, ओमेगा नॉट भी हमें मिल गया, 5 भी मिल गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है ए, वो हमें क्या मिल गया, 0.4। टाइम पीरियड क्या होता है, क्योंकि ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, तो टी का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट वैल्यू क्या दिखी है, 0.1, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, हमारे पास आंसर आ गया इन सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टी, टी फाइंड करा, इसको 1 बाई टी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा नॉट ए, ओमेगा नॉट हमने फाइंड करा है, हमें पता है इक्वेशन में दिया गया है 0.1, और ए हमने फाइंड करा है 0.4, मल्टीप्लाई करा है, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, ओमेगा नॉट भी पता है, ए भी पता है, वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स नॉट जब टाइम टी 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन जब टाइम टी 0 है, इसका मतलब इस इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन को टाइम 0 पुट करा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.4 साइन हाफ।
साइन हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। नेक्स्ट इज शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। क्योंकि हमने फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जब वहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करी थी उसमें हमने देखा था ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, √k/m। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी इन वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसके साथ हमने यूनिट नंबर 1 जो जिसका नाम है ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस, हमने यहाँ पे हाफ पार्ट इसका डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके साथ हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अगली वीडियो और मेहनत से बना सकें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।